So hi everyone, this is Abhishek. Welcome to Focal IS once again, and right now we are discussing PYQs. previous year questions देख रहे हैं हम लोग. टोटल 25,000 PYQs डिस्कस किए जा रहे हैं. दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आवर यूट्यूब चैनल. ठीक है, यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं. और ये PYQ कैसे हैं, तो UPPSC आयोग ने जो अपने 28 वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे हैं वो प्रश्न हैं. और इनका महत्व क्या है, तो महत्व PYQ का कभी कम नहीं होने वाला है. कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका PCS पिछला वाला हो या उससे पहले जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी कैंसिल हो गया, इसमें से मैं कह रहा हूँ कि 60-70% आप क्वेश्चन अगर थीम बेस्ड डिस्कशन देखोगे तो आपको PYQ से मिल जाएंगे. ठीक है, तो PYQ इज़ दैट शॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, और ये PYQ डिस्कशन इज अ पार्ट ऑफ लार्जर प्रोग्राम जो हमारी टारगेट 140+ बैच थी, जिसमें टोटल 3 बैचेस हम चला रहे हैं. ठीक है, और ये बैचेस में एडमिशन क्लोज है. सो वी हैड डिसाइडेड कि हम RO एक मैराथन प्लस बैच चलाएंगे जो कि शॉर्ट टाइमिंग की होगी, लेकिन ये क्लासेस इसमें लंबी होंगी. तो ये कल से स्टार्ट हो रही है 28 तारीख से, और ये रात में 10 बजे क्लासेस होंगी. सो दोज who will be available on that time, तो वो ऑनलाइन देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं. अदरवाइज दे कैन गेट द लिंक ऑफ दैट क्लास. ठीक है, तो उनको लिंक भेज दिया जाएगा, वो उस लिंक से इस बैच को वॉच कर सकते हैं. ठीक है, इसमें क्या क्या है उस बैच में, मैराथन प्लस बैच में, ये सारी डिटेल दी हुई है. और बहरहाल हम PYQ डिस्कस कर रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए. तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द कन्वेनियर ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी. तो ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का कन्वेनियर कौन था 1934 में जो पटना में बनी. ठीक है, तो हमको पता है कि जयप्रकाश JP जो है उस समय जेल में थे, और जेल से छूटते ही ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हैं और इसका जनरल सेक्रेटरी भी बनते हैं. तो पहला जो है अनऑफिशियल, मान लो कि यहाँ पे फॉर्मेशन टाइप का हो गया था पटना में, और फाइनली ये 1934 में ही बॉम्बे में इसको फाइनल जो है टचअप मिलता है. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखना आप लोग. नरेंद्र जो हैं, आचार्य नरेंद्र देव इसके प्रेसिडेंट थे, जयप्रकाश नारायण जनरल सेक्रेटरी थे. बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे. लोअर में 2008 में पूछा गया. द सेशन ऑफ नेशनल कांग्रेस वेयर जवाहरलाल नेहरू डिस्क्राइब्ड सोशलिज्म एज अ की टू सॉल्विंग द इंडियाज प्रॉब्लम. तो ये जो सेशन था ये लखनऊ सेशन था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने सोशलिज्म को भारत की सभी जो समस्याएं हैं, मौजूदा तत्कालीन समस्याएं, इनका हल बताया था. तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर भी पूछा जा सकता है. आई एम अ सोशलिस्ट एंड अ रिपब्लिकन. ठीक है, मैं एक सोशलिस्ट हूँ और रिपब्लिकन हूँ. एंड आई डू नॉट बिलीव इन किंग्स एंड प्रिंसेस. मुझे राजा और जो है राजकुमारों में विश्वास नहीं है. ये स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू का था. तो देखिए कितनी बार पूछा है, 2011 में, 2013 में. हु कॉल्ड द सुप्रीम प्रीस्ट ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया. ठीक है, तो ये हैं जवाहरलाल नेहरू. द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट यूथ कांग्रेस के भी जवाहरलाल नेहरू रहे. तो दिस पार्टी वॉज विद इन कांग्रेस ओनली, कांग्रेस के तहत ही काम करती थी. जैसे ये ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये अलग पार्टी है, लेकिन ये जो यूथ कांग्रेस है ये कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करती थी. ठीक है, 1940 में कांग्रेस सेशन जो है रामगढ़ में हुआ था. ठीक है, तो हमको पता है कि 1940 वॉज द ईयर जब रामगढ़ में ये सेशन हुआ. मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि ये कमेंट में बताइए कि रामगढ़ है कहाँ. ठीक है, तो 1940 का जो सेशन रामगढ़ का है, इसमें मौलाना अबुल कलाम वॉज द प्रेसिडेंट. ठीक है, मौलाना अबुल कलाम वॉज द प्रेसिडेंट. अब आपको ये बताना है कि 40 से ये 46 तक सबसे लॉन्गिंग सर्विंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से कांग्रेस के सेशंस नहीं हुए हैं. उधर बहुत से जो है क्रिप्स मिशन आ रहा है, अगस्त ऑफर आ रहा है, कैबिनेट मिशन आ रहा है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के चलते वॉवेल प्लान आ रहा है. तो कांग्रेस के सेशंस बहुत ज़्यादा हुए नहीं हैं. बहुत ज़्यादा क्या, 40 से 46 तक कांग्रेस का कोई सेशन नहीं हुआ है. तो 1940 से 46 तक अगर पूछ लिया कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था, तो इट वॉज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ओनली. ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट थे बिफोर इंडिपेंडेंस कांग्रेस के. फिर 46 में होता है कांग्रेस का दिसंबर में, और ये मेरठ में होता है. कहाँ पे, मेरठ में. और इसके प्रेसिडेंट कौन रहते हैं ये बताइए आप लोग. इसको हमने बार बार बोला. तो मेरठ वाला जो 46 का सेशन है उसके प्रेसिडेंट कृपलानी जी हैं. ठीक है, 1937 में आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट्स इन द प्रोविंसेस. ठीक है, तो हमको पता है कि 1935 के एक्ट आने के बाद जो है इलेक्शंस हुए. इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और अदर जो छोटी छोटी पार्टियां, सब ने भर भर के पार्ट लिया. ये कांग्रेस का रूल कितने दिन का था ये बताना है. तो 28 महीने में कांग्रेस ने रिज़ाइन कर दिया था. रिज़ाइन करने के पीछे रीज़न था कि जब वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हो रहा है 1939 में, तो जो वॉइसरॉय है इंडिया का लिन लितिनगो,
ये जो लितिनगो है ये कांग्रेस को या इंडियन जो पार्टीज़ हैं इनको मेंबर बता दे रहा है वॉर में कि ये जो है वॉर लड़ेंगे हमारी तरफ से, और इसको लेके जो है कांग्रेस बहुत खफा हो गई। ठीक है, तो ये कांग्रेस ने पूरा का पूरा रिज़ाइन दे दिया है, और उस रिज़ाइन देने वाले दिन को जब कांग्रेस पार्टी पूरी रिज़ाइन दे दी है तो मुस्लिम लीग इस दिन को सेलिब्रेट करती है एज एन डे ऑफ डेलिवरेंस, डे ऑफ डेलिवरेंस। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, डे ऑफ डेलिवरेंस, और दिन कौन सा है आगे हम डिस्क्राइब करेंगे, तब तक आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कब पूछा गया? 2013 में 2 परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा हुआ है। अच्छा, कांग्रेस ने कहाँ कहाँ पे सरकार बनाई थी? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मद्रास में बनाई, सेंट्रल प्रोविंस में बनाई, बिहार में, उड़ीसा में, यूपी में, बॉम्बे में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में। ठीक है, मतलब यहाँ पे इनको मेजॉरिटी मिली थी। सरकार ये 5 जगह पे बनी है, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, यूपी और बॉम्बे में कांग्रेस की सरकार बनी है। ठीक है, बॉम्बे। असम में नहीं बनी, बंगाल में, पंजाब में और सिंध में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। ठीक है, और ये इलेक्शन जो हुआ तो अब तक जो है मुस्लिम लीग जो था, मुस्लिम लीग ये जो है सो कॉल्ड कि ये कह रहा था कि पूरा जो मुस्लिम समाज है इसकी वॉइस हम हैं, और यहाँ पे मुस्लिम लीग को पता चल गया था कि ये जो है सिर्फ 26 सीटें जीत के आ रहे हैं। तो ये पता चला कि मुस्लिम जो है समाज हमारे ही साथ नहीं, कांग्रेस के साथ में भी है। तो जो है ये यहाँ पे जो थोड़ा सा जो भ्रम था लीग का वो टूटा था। द प्रोविंस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट फॉर्म इट्स गवर्नमेंट आफ्टर द जनरल इलेक्शन ऑफ 1937। तो बंगाल ऑप्शन में था, बंगाल में नहीं फॉर्म किया गया था। तो ये चारों प्रोविंस याद रखना, टोटल 9 प्रोविंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, 11 प्रोविंसेस में टोटल वो हुआ था, जिसमें से 9 प्रोविंसेस में 2 3 4 5 6 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस आई थी। ठीक है, बाकी का ये है। तो कहाँ पे सरकार नहीं बनाई थी? तो असम है, बंगाल, पंजाब और सिंध, ये 4 जगहों का नाम रखना। बंगाल के बाद असम का भी नाम याद रखना, यहाँ पे सरकार नहीं बनी, पंजाब में नहीं बनी और सिंध में नहीं बनी। सिंध में कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं, इन चारों में मेजॉरिटी नहीं मिली है। ठीक है, आफ्टर 1937 इलेक्शन द फाइनेंस डिपार्टमेंट in the formed cabinet in उत्तर प्रदेश और यूनाइटेड प्रोविंस एट दैट टाइम वॉज इंटरेस्टेड टू। तो ये यूपी के जो 1937 की गवर्नमेंट थी, इसके रफ़ी अहमद किदवई जो हैं क्या थे? फिनेंस डिपार्टमेंट के हेड थे। ठीक है, अच्छा 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया गया। क्यों? क्योंकि इस दिन कांग्रेस ने रिज़ाइन कर दिया था ऑल टुगेदर। तो ये है पूरा इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बिहार में है, यूपी में है, देख लीजिए एक बार। तो यूनाइटेड प्रोविंस में है, बिहार में है, ठीक है, और असम में है। ठीक है, असम में आई थी कि नहीं, एक बार इसको चेक करिएगा, मैप मुझे गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल प्रोविंस में है, सेंट्रल प्रोविंस के बाद जो है ये आपका जो है ये वाले एरियाज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, सेंट्रल प्रोविंस एंड बिहार में। तो एक बार कांग्रेस ने कहाँ कहाँ पे सरकार फॉर्म की है वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। व्हेन सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस द पर्सन नॉमिनेटेड फॉर दैट सीट वॉज, तो इट वॉज राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो हमको पता है कि 1936, 1937, 1938 और 1939 ये चारों साल के कांग्रेस में कौन कौन प्रेसिडेंट रहा है, कहाँ कहाँ पे हुआ है। तो ये आपको हमको पता है कि 1938 में त्रिपुरी हुआ है, ये हरिपुरा सेशन है, लखनऊ है, फैजपुर है ना, फैजपुर सेशन है। यहाँ पे तो नेहरू जी प्रेसिडेंट थे, और इन दोनों में जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहे वो एससी बोस रहे। ठीक है, अब एससी बोस की जो विचारधारा है वो गांधी से नहीं मिलती थी। तो गांधी के जो पहले हरिपुरा में तो चल गया, त्रिपुरी में जो है ये बेसिकली टोटल गांधी इनके अगेंस्ट थे। गांधी चाहते थे कि पट्टा भी सीतारमैया प्रेसिडेंट बने, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। फिर बाद में देखते हैं कि बहुत अपोजिशन होता है, कांग्रेस में खिलाफत होती, तो ही रिजाइंड एंड विद इन कांग्रेस ही फाउंडेड, विद इन कांग्रेस याद रखना, कांग्रेस के अंदर ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक कब बना? 1939 में। अब ये पट्टवी सीतारमैया भी यहाँ नहीं बनते, तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। इतनी चीज़ें हमें याद रखनी हैं।
ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को। इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस री इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द सेकेंड टाइम, तो ये त्रिपुरी सेशन था 1939 का। ठीक है, सेशन ऑफ वेयर कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम डिक्लेयर इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, कि हमारी क्या पॉलिसी होगी इंडियन प्रिंसली स्टेट से। ये पहली बार नागपुर सेशन हुआ था 1920 में नागपुर में, और इसका जो है वी राघवाचार्य जो हैं वो प्रेसिडेंट थे, वी राघवाचार्य इसके प्रेसिडेंट थे। अच्छा, 1920 में ये तो नागपुर में ये हुआ है, ये एनुअल सेशन है नागपुर वाला, ये वार्षिक जो सेशन है एनुअल है। एक स्पेशल सेशन भी हुआ था, है ना, स्पेशल सेशन वॉज ऑल्सो हेल्ड इन 1920 इन कैलकाटा, है ना, कैलकाटा, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय, याद रखना। ठीक है, ये 2 सेशंस हुए हैं। द नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी रिगार्डिंग द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया वॉज आउटलाइंड बाई, तो भाई ये सर जॉन सोर थे, ये अच्छे आदमी भी थे। इन्होंने कहा कि भाई ये जो नेटिव स्टेट्स हैं इनकी इंटरनल पॉलिसी में नॉन इंटरफेरेंस रखना चाहिए, हमको हर चीज़ में नहीं कूदना चाहिए। तो इट वॉज बॉटेड बाई जॉन सोर, ये याद रखना। देशों राज्यों में यथावत समझौते के पक्षधर थे। विच ऑफ द प्रिंसली स्टेट वॉज इन फेवर ऑफ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। देखिए हिंदी में थोड़ा सा वो हो जा रहा है, तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का जो सबसे पहला वो था प्रिंसली स्टेट, वो था हैदराबाद, है ना। विच ऑफ द प्रिंसली स्टेट वॉज इन फेवर ऑफ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। तो देखिए अब जब ये है पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, पीआई की बात हो रही है, अब कोई पीआई की जब हम बात करेंगे तो हमको पता है कि जब इंडिपेंडेंस गेन हुआ इंडिया को, एक्ट ऑफ 1947 की बात करेंगे, 1947 एक्ट में जो है ये या माउंटबेटन प्लान में हमको 2 चीज़ें पता चलती हैं। क्या क्या कि ये दो नेशन थ्योरी हैं, 2 स्टेट आएंगे, एक होगा इंडिया और एक होगा पाकिस्तान। ठीक है, 565 के आसपास जो हैं वो प्रिंसली स्टेट्स हैं। अब ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनके पास ऑप्शन है, आइदर दे कैन ज्वाइन ईच ऑफ द रिलीजन में से किसी को एक ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम एनी वन ऑफ द रिलीजन बोल रहा हूँ, डोमिनियन, पाकिस्तान या इंडिया में से किसी के साथ जा सकते हैं। इनके पास ये चॉइस थी, आइदर दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। तो ब्रिटिशर्स ने तो ये चॉइस दी, लेकिन क्या आपको ये चॉइस देना सही था? तो हमको पता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है 300 के आसपास तो उड़ीसा में छोटे छोटे वो थे, हिंटरलैंड में बहुत ज़्यादा थे। तो 2 चीज़ें बनाई गई, एक हुआ 2 तरह के डॉक्यूमेंट बनाए गए। वन था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन करेगा कोई स्टेट तो वो स्टेट एक्सेप्ट कर रहा है कि हम अपने आप को विलय कर रहे हैं किसके, भारत सरकार के साथ, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, एक है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ये है कि जब बातें चल रही हैं तो ये उस राज्य का जो भी चीफ है वो कहेगा कि हम अभी आपके साथ, चाहे इंडिया चाहे पाकिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, और ये जब तक ये एग्रीमेंट है तब तक हम और किसी दूसरे के साथ ये समझौता नहीं करेंगे, यानी किसी और के, यानी पाकिस्तान के साथ विलय नहीं होगा हमारा। तो हैदराबाद ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था। फिर बाद में जो है देखिए कि वहाँ रजकार वाली मूवमेंट हुई है, यहाँ के लोकल लोग बहुत परेशान थे, तो यहाँ पर इंडियन आर्मी जाके इंटरवेन करती है, ऑपरेशन पोलो होता है, हैदराबाद के नवाब जो है फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं। ठीक, वही हाल जो है कश्मीर में भी हरी सिंह ने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इनिशियली साइन किया था, जूनागढ़ में भी था। तो ये सारी चीज़ें चलती रही हैं, ये याद रखना। तो विच ऑफ द प्रिंसली स्टेट वॉज इन फेवर ऑफ द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। तो हैदराबाद कह रहा था कि हमको यही रहने दो कि हम अपना इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो यूनियन ऑफ इंडिया के साथ हम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे ही रहेंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं करेंगे, ये बात है। ठीक है, द सेशन इन विच कांग्रेस फर्स्ट एस्टैब्लिश दिस पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियन प्रिंसली स्टेट हमने देख लिया है। ठीक है, फॉर द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द रिलेशन टू द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया इज हाईलाइटेड इन बाई जॉन सोर। ठीक है, जॉन सोर ने हाईलाइट किया था। आगे बढ़ते हैं। द डिमांड फॉर पाकिस्तान वॉज मेड बाई मुस्लिम लीग। तो ये 1940 में लीग का जो सेशन लाहौर का हुआ था, यहाँ पे इन्होंने फाइनली जो है पाकिस्तान का डिमांड को एक्सेप्ट पब्लिकली किया था। तो 1940 का लाहौर सेशन याद रखना। आईएनए की बात करेंगे
ठीक है, इससे कौन एसोसिएटेड नहीं था। ठीक है, तो ये हैं बीसी दत्त, इस ऑप्शन में नाम था। तो हमको तो नहीं पता है कि हाँ बीसी दत्त थे कि नहीं थे, लेकिन अभी ये याद रखो कि कौन कौन था ये जानना जरूरी है, फिर कौन नहीं था वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक तो नाम आता है कैप्टन मोहन सिंह का। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह का, ये फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी 1942 में इस्टेब्लिश करते हैं। कहाँ पे? सिंगापुर में। रास बिहारी बोस फिर इसको संभालते हैं। ठीक है, वहाँ पे पहुँचते हैं और ये हैंड ओवर करते हैं INA टू सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इन 1943। ठीक है, लेटर फॉर्म द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग या इंडिपेंडेंस लीग की बात जब भी आएगी तो रास बिहारी बोस का नाम याद रखना। सुभाष चंद्र बोस नेताजी जो है ये रिव्यूड एंड लेड INA फॉर्मिंग द आज़ाद हिंद फौज, इसको रिव्यू करके थोड़ा सा इसमें चेंजेस करके, ठीक है, अराइविंग इन साउथ ईस्ट एशिया इन 1943। तो ये याद रखिए कि सुभाष चंद्र बोस जो है शुरू में जर्मनी तक जाते हैं, हिटलर से मिलते हैं, फिर यहाँ से मेडागास्कर आते हैं, मेडागास्कर से इनको जहाज़ लेके जाती है। ठीक है, और ये पहुँचते हैं जापान, जापान से फिर वापस आते हैं ये साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया। शहनवाज खान ये लीडर थे INA के, इन्होंने जो INA ट्रायल था इसको फेस किया था। ठीक है, अच्छा INA ट्रायल में इन लोगों की, जैसे ये शहनवाज खान वगैरह हैं, इन लोगों का जो पक्ष जो है कौन से वकीलों ने रखा था ये याद रखना, कौन इंपॉर्टेंट एडवोकेट था INA ट्रायल में इन लोगों की तरफ से। प्रेम सहगल ये भी INA के इंपॉर्टेंट लीडर हैं, इनको भी INA ट्रायल में जो है शामिल किया गया था। गुरबख्श ढिल्लो ये भी ट्रायल में थे। नीरा आर्या हु इज़ रिकॉग्नाइज्ड द फर्स्ट वुमेन स्पाई ऑफ INA, जिसको सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा, पहली महिला जासूस INA की। लक्ष्मी सहगल, ठीक है, तो ये लक्ष्मी सहगल, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, सी वॉज ऑल्सो अ डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर थी, और ये जो है जो आज़ाद हिंद फौज की रेजिमेंट थी, रानी झांसी रेजिमेंट, इसको लीड कर रही थी। ठीक है, इसको लीड कर रही थी। तो इतनी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए INA के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह का। विनोबा भावे वॉज चूजन एज द फर्स्ट सत्याग्रही, सेकंड जवाहरलाल नेहरू थे, थर्ड ब्रह्मदत्त थे। तो तीनों याद रखना, विनोबा भावे, JL नेहरू, थर्ड ब्रह्मदत्त, तीनों नाम आप याद रखना। अच्छा, अब ये इंडिविजुअल सत्याग्रह क्यों कर रहे हैं? तो हमको पता है अगस्त ऑफर फेलियर के बाद, ठीक है, अगस्त ऑफर जब फेल हुआ तो गांधी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह का आह्वान किया। क्यों किया? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है। ठीक है, 1940 का पीरियड है, वर्ल्ड वॉर 2 का पीरियड है, इट वॉज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। अब अगर यहाँ पे एक लार्ज स्केल प्रोटेस्ट होता तो ब्रिटेन की बदनामी जो है वर्ल्ड वाइड होती। ठीक है, तो गांधी ने ही अपने स्टेटमेंट में कहा है वाइसरॉय से, कौन था इस समय वाइसरॉय, ये आपको बताना है कि हम नहीं चाहते कि जो ब्रिटेन की बेइज्जती हो एक लार्जर प्लेटफॉर्म पे, इसलिए हम जो है प्रोटेस्ट तो करेंगे लेकिन इसको एकदम नॉन वायलेंस और बहुत छोटे स्तर पे करेंगे। दैट वाई गांधी लॉन्च्ड जो है क्या, इंडिविजुअल सत्याग्रह। ठीक, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। द पॉलिसी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिगार्डिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज, क्या पॉलिसी थी? कॉपरेशन विद ब्रिटेन अपॉन असरेंस ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अगर आप बोल देते हो या कर देते हो तो हम कॉपरेशन करेंगे, दिस वॉज द पॉलिसी। ठीक है, केम टू इंडिया इन 1946 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये था कौन सा? कैबिनेट मिशन। 1946 में इंडिया में आता है कैबिनेट मिशन, और इसमें मेंबर्स जो हैं वो 3 लोग हैं। पैथिक लॉरेंस हैं, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। स्टैनफोर्ड क्रिस्प हैं, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड हैं, और AV अलेक्जेंडर हैं। ठीक है, AV अलेक्जेंडर। तो ये क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन याद रखना। कैम्ब्रिज पैम्फलेट आता है, चौधरी रहमत अली ये स्टूडेंट हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, और वहाँ पे एक पैम्फलेट लॉन्च करते हैं 1933 में, कैम्ब्रिज पैम्पलेट के नाम से। उसमें जो मेन शीर्षक होता है नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये पैम्पलेट जो है चौधरी रहमत अली ने कैम्ब्रिज लंदन से निकाला है, ये याद रखना। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940 को ये प्रस्ताव पास होता है। ठीक है, लिथिंग हो जो है इस समय 1940 में क्या है, वाइसरॉय है। ठीक है, लिथिंगो वाइसरॉय है। तो इसमें अगस्त प्रस्ताव में क्या बोलते हैं ये ब्रिटिशर्स, कौन सा प्रस्ताव लेके आते हैं? वो प्रस्ताव है कि एक्सपेंशन ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिनमें इंडियंस को शामिल किया जाएगा। ठीक है, एडवाइजरी वॉर काउंसिल बनाई जाएगी।
जिसमें इंडियंस की जो है भूमिका होगी, वो वहाँ पे पार्ट ले सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने डिसीजन दे सकते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ इंडियंस राइट टू फ्रेम देयर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन बट आफ्टर वॉर। ठीक है, तो ये जो है वॉर के बाद का प्रॉमिस है, और ये चर्चिल जो है इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं। लीग और जो है कांग्रेस दोनों ने इसको रिजेक्ट किया है। इंडिविजुअल सत्याग्रह फिर लॉन्च होता है 17 अक्टूबर 1940 का। स्टार्ट एज अ सिंबलिक प्रोटेस्ट फ्रॉम पवार आश्रम, महाराष्ट्र। ठीक है, क्रिप्स प्रपोजल 30 मार्च 1942 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो सबसे ये कर ही क्यों रहे हैं शामिल क्रिप्स, जब अगस्त ऑफर फेल हो गया। ठीक है, ये फिर क्रिप्स प्रपोजल क्यों ला रहे हैं? क्रिप्स वाज वन ऑफ द मेंबर इन अगस्त कैबिनेट मिशन, लास्ट में आप देखोगे। तो ये जो क्रिप्स मिशन आ रहा है यहाँ, क्रिप्स प्रस्ताव आ रहा है, ये इसकी वजह से आ रहा है कि ब्रिटेन के ऊपर वर्ल्ड वाइड काफ़ी प्रेशर है। ठीक है, ब्रिटेन इज अंडर प्रेशर। तो यूएस है, जापान है, चाइना है, ब्रिटेन को प्रेशराइज कर रहे हैं कि ये जितने भी अलाइज हैं कि इंडिया की हेल्प लो। ठीक है, और इस वजह से अटलांटिक चार्टर साइन किया जाता है 1941 में विंस्टन चर्चिल द्वारा। रूजवेल्ट हैं उधर से, ये होता है। तो इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं। ठीक है, फ्री टू ज्वाइन कॉमनवेल्थ और यूएन है। ठीक है, यानी ये जो डोमिनियन स्टेटस है अभी के लिए है, बाद में हट जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं, इलेक्टेड होगी और नॉमिनेटेड बाय प्रिंसेस भी होंगे। तो ये दोनों तरह की टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल मेंबर्स जो होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंडियन होंगे, लेकिन दो कंडीशन है। ठीक है, जो प्रोविंसेस हैं दे कुड ऑप्ट आउट, दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट, दे कैन बिहेव लाइक अनदर डोमिनियन। ठीक है, वो खुद में एक डोमिनियन की तरह बिहेव कर सकते हैं। प्रोविंसेस को ये पावर दी गई। ट्रीटी फॉर पावर ट्रांसफर एंड माइनॉरिटी सेफगार्ड जो है ये नहीं लाई गई। तो मुस्लिम लीग का यही मुद्दा था, कांग्रेस का भी यही मुद्दा था कि इसको नहीं अपनाया। डिफेंस और गवर्नर जनरल की पावर जो है टू स्टे विद ब्रिटिश। ठीक है, लेकिन अभी टेम्परेरीली जब तक वॉर खत्म नहीं हो जाता। तो दीज वर द प्रॉब्लम्स। ठीक है, फिर आता है क्रिप्स मिशन। 8 अगस्त 1942 को गवलिया टैंक मैदान से लॉन्च किया जाता है। क्रिप्स मिशन कह रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो लितिंग हो डिस्क्राइब करते हैं दिस मूवमेंट एज बाय फार द मोस्ट सीरियस रिबिलियन सिंस 1857। यानी लिंग लितिंगो बोलता है कि 1857 के बाद ये सबसे सीरियस मूवमेंट है। ठीक है, अगर 1857 की क्रांति की बात करें। सीआर फॉर्मूला आता है 1944 में। ये भी जो है लीग और कांग्रेस के जो समझौतों के बीच में एक सुलह करवाने की बात करता है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने बोल दिया कांग्रेस को कि भाई अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो कुछ तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप लोग बैठिए, दो पार्टी हो, एक सॉल्यूशन लेके आओ, फिर हम कुछ करेंगे। ठीक है, तो ये जो है सीआर फॉर्मूला जो है, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला या राजा जी भी इनको कहते थे। तो राजा जी फॉर्मूला 1944 में राजा जी प्रेजेंट करते हैं और ये बोलते हैं कि भाई देखो दो चीज़ें हैं, बंगाल है और पंजाब है। तो बंगाल और पंजाब में जो है ये क्या है, यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं, लड़ाई के बाद इनमें प्लेबिसाइड करवाया जाएगा और जो है जनसहमति ली जाएगी और जो जिसमें जाना चाहेगा जा सकता है। लेकिन जिन्ना का ये था कि भाई सारे मुस्लिम का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लीग है, तो ये सारे मुस्लिम्स के जो है इसमें प्लेबिसाइड होना चाहिए। इनके यहाँ सीआर फॉर्मूला भी फेल हो जाता है। फिर आता है वेवल प्लान 1945 में। एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू हैव ओनली इंडियंस की बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट वाइसराय और कमांडर इन चीफ ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, तो ये बात कर रहा है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय में। इक्वल सीट होगा फॉर कास्ट हिंदू और कास्ट मुस्लिम, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। फैक्शन एज इंटरिम गवर्नमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नॉट अकाउंटेबल टू सेंट्रल असेंबली। वीटो बाई गवर्नर जनरल ऑन मिनिस्टर्स एडवाइस, तो ये भी एक अलग मुद्दा था। जॉइंट और सेपरेट लिस्ट ऑफ नॉमिनीज बाई पार्टीज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स आफ्टर वॉर, तो सबसे बड़ा यही था कि भाई कुछ भी बात करेंगे, लड़ाई की बात करेंगे। तो दिस वॉज ऑल्सो अ फेलियर, वॉवेल प्लान। ठीक है, तो ये शिमला समझौता भी होता है, वॉवेल प्लान जो है शिमला डिस्कशन होता है। जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में आया था वो कौन सा साल था, तो हमको पता है 1942 था। कौन कौन था क्रिप्स मिशन में, ये कमेंट बताओ, पीछे हमने देखा ही है। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त 1942 से 9 अगस्त 1942 फ्रॉम गोलिया टैंक बॉम्बे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से जुड़ा है, तो इट वॉज स्टार्टेड ऑन 8 अगस्त 1942। ठीक है, अब इसी समय जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट है, तो इस समय बहुत सी चीज़ें हुई। सबसे ज़्यादा वुमेंस का पार्टिसिपेशन पहली बार हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सबसे बड़ा मास मूवमेंट भी है। ठीक है, तो व्हाट हैपेंड इन ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट वाज कि
मूवमेंट तो चल रहा है, फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप यानी जो इम्पोर्टेंट लीडर हैं सारे अरेस्ट हो गए हैं। और कब अरेस्ट हो गए? एक दिन बाद ही, कुछ घंटों में, 9 अगस्त को। देखिए ब्रिटेन वॉर में है फिर भी वो यहाँ पीछे नहीं हट रहा है, सबको अरेस्ट कर लिया है। तो ये यहाँ पे इमर्ज होती है सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप, आपको इसका इमर्जेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप में जैसे जेपी वगैरह हो गए, ये सारे लोग आपको इमर्ज होते हुए दिखेंगे। अच्छा, अब यह इस मूवमेंट में थोड़ा सा आपको वायलेंस भी देखने को मिलेगा। वायलेंस कैसे? तो आप देखोगे कि कई जो है रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस काम करेंगे, अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन चलेंगे, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होगी, कहीं जगह पे आपकी पैरेलल गवर्नमेंट स्टैब्लिश की जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है सब कुछ जानने पे, कहाँ कहाँ पे। जैसे बिहार में आज़ाद दस्ता फॉर्म होता है, ठीक है, भाई जयप्रकाश नारायण, आज़ाद दस्ता। ठीक है, अब जो है सतारा में गवर्नमेंट फॉर्म हो रही, बलिया में चित्तू पांडे जो है गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, बलिया में पैरेलल गवर्नमेंट चित्तू पांडे फॉर्म कर रहे हैं, चित्तू पांडे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ बलिया उत्तर प्रदेश में पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जा रही है इन बलिया, अगस्त 1942 में। ठीक है, कौन है यहाँ पे? चित्तू पांडे हैं। तो ये याद रखना एक है, बार बार पूछा, आप पीवाईक्यूज उठा के देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा। तामलुक यानी बंगाल में जातीय सरकार फॉर्म की जाती है। ठीक है, और महाराष्ट्र यानी सतारा में प्रति सरकार है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना। ताम्रलिप्त जातीय सरकार तामलुक में दिसंबर 17, 1942 को फॉर्म की जाती है और 44 तक ये चलती है। ठीक है, और इसका जो एक जो है ग्रुप है, आर्म्ड ग्रुप है इस जातीय सरकार का, जिसको विद्युत वाहिनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, प्रति सरकार जो है वो महाराष्ट्र में, अल्टरनेटिव गवर्नमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन सतारा, वॉज द लॉन्गेस्ट लास्टिंग एंड मोस्ट इफेक्टिव ऑफ द पैरेलल गवर्नमेंट्स इन इंडिया दैट वॉज फॉर्म्ड इन 1942 के आसपास। ठीक है, 42-43। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो है तो दो लगाइएगा, चित्तू पांडे, यहाँ पे नाना पाटिल हमको जो मिल रहे हैं, जो आपकी प्रति सरकार में मिल रहे हैं, नाना पाटिल इंपॉर्टेंट लीडर हैं। ठीक है, याद रखना। तालचर उड़ीसा में जो है छासी मुलीज राज नाम की पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखना। आज़ाद दस्ता हमने देख लिया। उषा मेहता बॉम्बे से अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन चलाती हैं, रेडियो स्टेशन। तो दीज आर द फैक्ट्स विच यू नीड टू नो। नाउ वी विल आइदर फ्री इंडिया, या तो हम भारत को आज़ाद करेंगे या इसी में अपना प्राण त्याग कर देंगे। ठीक है, इसी प्रयास में, या डाई इन द अटेम्प्ट टू अचीव फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम। दिस स्टेटमेंट वॉज एसोसिएटेड विद, तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट से एसोसिएटेड था, ये ऑप्शन में था, और इसको कहा है महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। फ्रीडम इज ऑलमोस्ट विद इन आवर रीच। ठीक है, यानी आज़ादी हमारे कंट्रोल में है, हमारे को थोड़ा सा वो करना है, वी मस्ट ग्रैस्प इट फॉर्मली, हमको इसको अच्छी तरीके से पकड़ना होगा। ये भी स्टेटमेंट महात्मा गांधी का ही है। When the Indian National Congress passed the Quit India resolution, the Congress president at that time was, तो जो 1940-42 में कांग्रेस का जो वर्किंग कमेटी का जो मीटिंग हो रही है, कहाँ पे हो रही है? बॉम्बे में हो रही है। ठीक है, बॉम्बे में हो रही है वर्किंग कमेटी की मीटिंग, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वॉज द प्रेसिडेंट। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम वॉज द प्रेसिडेंट। अब देखिए, 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होता है। ठीक है, कांग्रेस स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, कहाँ से? बम्बई में ग्वालियर टैंक से। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड इन, कहाँ पे अरेस्ट किया गया? यही पूछा था कि महात्मा गांधी को कहाँ पे अरेस्ट किया गया, तो बॉम्बे में अरेस्ट किया गया। 9 अगस्त को अरेस्ट किया गया, और सिर्फ इन्हीं को नहीं और लोगों को। लिन लिथोगो ने इसी मूवमेंट को डिस्क्राइब किया है कि ये अब तक का 1857 के बाद सबसे सीरियस रेबेलियन है। ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वेयर पैरेलल गवर्नमेंट वॉज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, तो बलिया में चित्तू पांडे ने इस्टेब्लिश की। ठीक है, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट हु एस्केप्ड फ्रॉम जेल एंड ऑर्गेनाइज्ड अंडरग्राउंड एक्टिविटी, तो ये थे जयप्रकाश नारायण, और ये अंडरग्राउंड एक्टिविटी यानी आज़ाद दस्ता फॉर्म करते हैं। कहाँ फॉर्म करते हैं? तो तराई वाले रीजन में, नेपाल और बिहार के तराई बॉर्डर वाले रीजन में आज़ाद दस्ता का फॉर्मेशन करते हैं। ये आज़ाद दस्ता जो है ये अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ करता है, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, रेलवे ट्रैक को उखाड़ दे रहा है, ये सारा काम आज़ाद दस्ता का है। ठीक है, चलिए, अ रिवॉल्यूशन इज अबाउट टू टेक प्लेस हेयर। ठीक है, कि यहाँ क्रांति होने वाली है, एंड वी शुड लीव क्विकली, हमें जल्दी यहाँ से छोड़ के चला जाना चाहिए। ये स्टैनफोर्ड क्रिफ्ट का स्टेटमेंट है। ठीक है, अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट में जो मार्टियर्स हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मुकुंद काकती हैं। ठीक है, याद रखना नाम,
मातंगी हजारा हैं, कनकलता बरुआ हैं। तो यहाँ से याद रखिए कि कनकलता बरुआ वॉज अ फीमेल लीडर, कनकलता, और ये असम से हैं। प्रोटेस्ट कर रही होती हैं किसके साथ में, तो मुकुंद काकती प्लस मुकुंद काकती, और इन दोनों की मृत्यु होती है पुलिस की फायरिंग से। दे डाइड इन पुलिस फायरिंग। ठीक है, कनकलता बरुआ और मुकुंद काकती बोथ आर फ्रॉम असम। ठीक है, मातंगी हजारा ये तामलुक से आती हैं और इनकी भी डेथ हुई थी। ठीक है, कुशाल कुंवर इनका भी, ये भी असम से हैं। भोगेश्वरी फुनकानी जो हैं ये भी असम से हैं। तो मोस्ट ऑफ द लोग असम से ही हैं जिनकी डेथ हुई है। 7 लोग जो हैं वो बिहार में मारे गए, 7 स्टूडेंट्स, तो उनका भी जिक्र याद रखना, बीपीएससी वाले जरूर देखेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो वर्धा में हुई 14 जुलाई 1942 को, इसी ने ये जो है अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन किसका, क्विट इंडिया मूवमेंट का, कि सिविल डिसोबीडियंस करेंगे। ठीक है, अच्छा, अमेरिकन जो पत्रकार है, प्रेस पर्सन है, वो कौन था क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में, हु वॉज विद महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये थे जर्नलिस्ट लुई फिशर। ठीक है, द मूवमेंट इन विच द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट। तो महिलाओं का सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन हमको क्विट इंडिया मूवमेंट में ही देखने को मिलता है। एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया तो लॉर्ड वॉवेल थे, क्योंकि वॉइसरॉय वॉज ऑल्सो कमांडर इन चीफ। ठीक है, रेगुलरली ब्रॉडकास्टेड प्रोग्राम ऑन कांग्रेस रेडियो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये कौन कर रहा था, तो ये जो प्रोग्राम चला रहे थे वो राम मनोहर लोहिया, अ स्टॉन्च सोशियोलॉजिस्ट पर्सन। ठीक है, द पार्टी दैट डिड नॉट सपोर्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये याद रखना, कांग्रेस के अलावा, एक्सेप्ट कांग्रेस, ना तो हिंदू महासभा ने सपोर्ट किया है, इस समय सावरकर थे। ठीक है, ना तो हिंदू महासभा ने सपोर्ट किया है, नाइदर लीग ने सपोर्ट किया है। ठीक है, लीग ने सपोर्ट किया है। तो कांग्रेस वॉज ऑल अलोन इन दिस मूवमेंट। ठीक है, याद रखना। गांधीज कॉल स्लोगन डू और डाई, तो जब मूवमेंट लॉन्च हुआ ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, उसी दिन यानी 8 अगस्त को ही गांधी का ये स्लोगन था, करो या मरो। ठीक है, चलिए, सुभाष चंद्र बोस का पॉलिटिकल गुरु जी थे वो चितरंजन दास थे। अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो 18 वर्ष की उम्र में जब ये इंग्लैंड जाते हैं पढ़ाई के लिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, इनके फादर इनको ब्रिटेन भेजते हैं। ये कैम्ब्रिज में एडमिशन लेना चाहते हैं, शुरू में एडमिशन नहीं हो पाया, ओपन एडमिशन हुआ था, बाद में इनको एडमिशन मिला। ठीक है, ICS की परीक्षा देते हैं। ठीक है, यानी इन्होंने 3 राउंड क्लियर कर लिया था। चौथे राउंड में इनको विचार आया कि भाई अगर कोई सिविल सर्वेंट है तो वो इंडियन इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर सकता, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश इंटरेस्ट को ही सर्व करेगा। देन ही राइट डाउन द लेटर टू हिज मदर एंड फादर एंड अपॉलजीज वर मैंशनड, कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, माताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा लक्ष्य थोड़ा बड़ा है और थोड़ा अलग है। तो फादर तो गुस्सा हुए बट मदर एक्सेप्टेड दैट प्रपोजल। ठीक है, तो यहाँ से सुभाष चंद्र बोस जब इंडिया आते हैं तो इनिशियली वो बॉम्बे में, उस समय बॉम्बे में कांग्रेस का सेशन चल रहा होता है, इंडिया आते हैं बॉम्बे में। तो बॉम्बे में फर्स्ट ही मेट विद गांधी से बातें होती हैं। ठीक है, दोनों की अच्छी बातें होती हैं, लेकिन आइडियोलॉजीज दोनों की यहाँ पे डिफ़र करती हैं। ठीक है, दोनों की आइडियोलॉजीज डिफर करती हैं, तो इनका वेलकम तो उस तरह से नहीं होता। बट CR दास वॉज वेरी स्टॉन्च लीडर, और ये थोड़ा सा जो है रिवॉल्यूशनरिज्म को सपोर्ट भी करते थे, बहुत ज़्यादा लिबरल नहीं थे। ठीक है, तो ये देखिए केस भी लड़े हैं लोगों का, आपको बाद में बात करेंगे सूर्य सेन वगैरह वाले में। ठीक है, तो CR दास इनका वेलकम करते हैं, CR दास के साथ रहते हैं। CR दास इनको कलकत्ता में जो है कई इलेक्शंस लड़वाते हैं। तो CR दास वॉज हिज पॉलिटिकल गुरु, चितरंजन दास। अभी चितरंजन दास वही हैं जो स्वराजिस्ट पार्टी के चेयरमैन रहते हैं। ठीक है, जो स्वराज पार्टी है 1923 में फॉर्म हुई, इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं, और सेक्रेटरी हैं मोतीलाल नेहरू हैं। ठीक है, CR दास ही 1922 का जो सेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, गया में हुआ था, इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो CR दास के बारे में इतना जानना। द वुमेन्स रेजिमेंट फॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ आज़ाद हिंद फौज बाई सुभाष चंद्र बोस वॉज, तो रानी झांसी रेजिमेंट, जिसकी चीफ थी कौन थी, डॉक्टर, मैंने बताया था कि सी वॉज अ डॉक्टर, उनका नाम आपको यहाँ पे कमेंट में बताना है। नाउ
गांधी वॉज फर्स्ट एड्रेस्ड एज फादर ऑफ नेशन बाई सुभाष चंद्र बोस ओनली, ठीक है, हु एडवोकेटेड ऑन बिहाफ ऑफ द आज़ाद हिंद फौज ऑफिसर्स इन रेड फोर्ट ट्रायल अगेंस्ट देम, ठीक है। तो आज़ाद हिंद फौज के जो INA ट्रायल हुआ है रेड फोर्ट दिल्ली में, ठीक है, तो इनके जो वकील हैं, वकालत की है वो तेज बहादुर सप्रू जी ने की है, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज डे जो है 12 नवंबर 1945 को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया सिंगापुर में फॉर्म की थी 21 अक्टूबर 1943 को। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस वॉज कॉल्ड देश नायक, नेशनल हीरो, तो इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल हीरो बोला है। द सोल्जर ऑफ आज़ाद हिंद फौज हु वॉज सेंटेंस 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ये राशिद अली हैं, 7 साल की जेल हुई थी। इंडियन रिवॉल्यूशनरी हु एक्टिवली कोऑपरेटेड विद सुभाष चंद्र बोस इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, तो इट वॉज रिवॉल्यूशनरी लीडर रास बिहारी बोस। इनका नाम आपको गदर में भी मिलेगा, याद रखना, गदर में, ठीक है, गदर मूवमेंट में भी रास बिहारी बोस का नाम है। तो ही वॉज वेरी प्रोमिनेंट एंड स्टॉन्च लीडर फ्रॉम द कैलकाटा, ठीक है, हु वॉज स्पेशल और ही हैज़ स्पेशल पोजिशन इन रिवॉल्यूशनरिज्म, ठीक है। तो इंडियाज लिबरेशन विल नॉट हैपन अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी के अंतर्गत, इनके लीडरशिप के अंतर्गत इंडिया कभी लिबरेट नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, ये बात कही थी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज बोर्न इन कटक सिटी, ठीक, कटक में। गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सबको, बच्चों को पता है। द इंडियन रिवॉल्यूशनरी हु एक्टिवली कोऑपरेटेड विद सुभाष चंद्र बोस इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, अगेन रास बिहारी बोस, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अंतिम के कुछ हैं, उनको हम देखते हुए चलते हैं। तो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की घोषणा की गई, जो पहली जो है इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मेशन का जो अनाउंसमेंट होता है 24 अगस्त 1946 को होता है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु, फॉर द पर्पज ऑफ राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा यानी कैबिनेट जो असेंबली है का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया था, तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया था, 1936 में किया था। 1936 में कांग्रेस का सेशन लखनऊ में हुआ था, और इस लखनऊ वाले सेशन में जो प्रेसिडेंट थे वो पंडित नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। आगे कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो हमने अभी बात की थी कि 1940 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ है वो रामगढ़ में हुआ। कहाँ पे हुआ? रामगढ़ में, रामगढ़ सेशन है। अब 1940 से 46 तक, दिसंबर 46 तक कोई सेशन नहीं हुआ, तो 6 साल के लिए प्रेसिडेंट हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे, यानी हिंदी है, इंग्लिश में, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट वॉज BR अम्बेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अम्बेडकर थे। सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है, ठीक है। तो ये किसने कहा था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज द ओनली सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। वेवल जो प्लान आया था, वेवल योजना, वेवल स्कीम आई थी 45 में, कैबिनेट मिशन आया 46 में, माउंटबेटन प्लान 47 में, बॉम्बे मिशन 1944 में। तो दीज आर द मैच द फॉलोइंग। नाउ माउंटबेटन योजना, भारत का विभाजन और स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जो वुमेन फ्रीडम फाइटर थी, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन से सम्मिलित नहीं है? तो ये शांति घोष हैं, सुनीति घोष हैं, ये सब जो हैं ये रिवॉल्यूशनरी गर्ल्स हैं फ्रॉम कैलकाटा, जिन्होंने गोली मारी थी किसको? VC को ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी, बट वो मरा नहीं था। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई। तो इंडियन फ्रीडम जो बिल है, ठीक है, इसको जो है 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति प्राप्त हुई है। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना होगा। माई लास्ट विश टू क्लियर द आंसूज फ्रॉम द आईज ऑफ एवरी इंडिविजुअल। आंसू के लिए क्या टर्म है मैं भूल रहा हूँ, तो इट वॉज जवाहरलाल नेहरू का कथन है। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में वह नेता जो सम्मिलित नहीं हुआ, तो इट वॉज महात्मा गांधी। ही वॉज, क्योंकि यहाँ पे बंगाल में कम्युनल टेंशन चल रही थी, ये यहाँ पे रह के जो है कंस्ट्रक्टिव वर्क करने की कोशिश कर रहे थे, जब
कांग्रेस का मिनिस्ट्री की फॉर्मेशन हो रहा था दिल्ली में। भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। यानी हमने अभी बात की कि 1940 से लेकर 46 दिसंबर तक जो है वो प्रेसिडेंट रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, ये सेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये रामगढ़ में हुआ था, रामगढ़ में हुआ था। ठीक है, 1946 दिसंबर में अगेन कांग्रेस का फिर से सेशन होता है और इसको हम मेरठ सेशन के नाम से जानते हैं। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो JB कृपलानी हैं। ठीक है, भारत विभाजन के समय ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, संदर्भ विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग, ठीक है, जो बॉर्डर कमीशन था, इसका अध्यक्ष था सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, तो रेडक्लिफ है। तो एक चीज़ याद रखना, इंडिया का जो बॉर्डर है विद पाकिस्तान एंड विद बांग्लादेश ऑल्सो, ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चूक सकते हैं। तो बांग्लादेश के साथ जो इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर है इसको भी हम रेडक्लिफ लाइन कहते हैं, और पाकिस्तान के साथ तो है ही है रेडक्लिफ लाइन। अफगानिस्तान के साथ जो 118 किलोमीटर की लाइन है इसको हम दुरंद लाइन कहते हैं, दुरंद लाइन कहते हैं। ठीक है, अब ये 4000 के आसपास यहाँ पे है। ठीक है, चाहे सब तो सबसे लंबा बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ है, ये भी याद रखना, दुरंद लाइन। अच्छा, अब मैकमोहन लाइन किसको कहते हैं, कहाँ से कहाँ टच करती है, वो आपको बताना है कमेंट में। व्हाट इज मैकमोहन लाइन? मैकमोहन, है ना। चलिए, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक। तो इन 1947 इन न्यू दिल्ली तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो सीटिंग हुई थी में विभाजन का प्रस्ताव का समर्थन किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, 2 नेशन थ्योरी की इंडिया पाकिस्तान बन जाना चाहिए। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को राजकीय स्वीकृति प्राप्त कब हुई? 18 जुलाई 1947 को। माउंटबेटन की योजना जो आधार बनी थी देश के विभाजन की, 3 जून प्लान के नाम से भी जानते हैं, माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न जो बैठक हुई है, ठीक है, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की फाइनल जो हियरिंग हुई है 14 जून 1947 को, में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था खान अब्दुल गफ्फार खान। अब ये खान अब्दुल गफ्फार खान जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है, CDM है 1930s में, इस समय खान अब्दुल गफ्फार खान गांधीयन मेथोडोलॉजी से, कैसे? गांधीयन मेथोडोलॉजी से, कहाँ पे? तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, NWF नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जो है नॉन वायलेंट मूवमेंट लीड कर रहे थे। ठीक है, अब उत्तराखंड वाले ध्यान देंगे कि यहाँ पे जब आर्मी गई, ब्रिटिश इंडियन आर्मी जा रही है, तो उसमें जो सोल्जर्स हैं वो गोरखा हैं। तो गोरखास ने इन पे फायर करना चालू किया, लेकिन इस बटालियन में एक सोल्जर थे जिन्होंने इन पे फायर करना मना कर दिया, और ये गढ़वाल रीजन से आ रहे हैं। इनका क्या नाम है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, अब बात करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान का। तो ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इनका जो प्रोटेस्ट है वो नॉन वायलेंट है, गांधीयन मेथोडोलॉजी के साथ है। और ये जो है इनको ये ग्रुप बनाते हैं, इस ग्रुप का नाम है, जो प्रोटेस्टर्स हैं इनके तहत, इनको कहते हैं खुदाई खिदमतगार्स, खुदाई खिदमत गार्स। ठीक है, और इनको और एक नाम से जानते हैं जिनको कहते हैं रेड शर्ट्स, जो इनके फॉलोअर्स हैं, रेड शर्ट्स, खुदाई खिदमतगार या रेड शर्ट्स। खान अब्दुल गफ्फार खान को पर्सनली जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से हम जानते हैं, फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। तो ये 3 फैक्ट आप लोग याद रखोगे। ठीक है, तो हमने देख लिया कहाँ तक? खान अब्दुल गफ्फार खान तक। ठीक है, 14 जून 1947 की अखिल भारतीय कांग्रेस की जो बैठक हुई है उसमें जो विभाजन है, जो डिवीज़न है, उसके खिलाफ जो है मतदान दिया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, कब पूछा था? UPPCS प्री GS 2002 में। तो इस तरह के प्रश्न UPPCS लेके आएगा। ठीक है, 100% लेके आएगा। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल ने। ठीक है, गवर्नर जनरल ने भारतीयों को, यानी पहली जो है हमारा जनरल इलेक्शन नहीं हुआ था, पहला जनरल इलेक्शन 1952 में हो रहा है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना जो है किस नाम से जानी जाती है? तो इट वॉज नोन एज माउंटबेटन प्लान और 3 जून प्लान। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है।
द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन ऑफ द इंडिया। उपयुक्त कथन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इट वॉज एटली, क्लीमेंट एटली, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, ठीक है, क्लीमेंट एटली। वह योजना, दैट स्कीम, जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, विच बिकेम द बेस ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, वॉज माउंटबेटन प्लान। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की? तो गांधी वॉज एट टाइम एट दिल्ली। भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसे संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तावित की थी, तो इट वॉज पंजाब स्टेट, पंजाब स्टेट। So this is all for today. Hope you like this session, and today's session was a bit fast, explanation was less, though it is important कि इतना ही जानना था, इससे ज़्यादा करते तो ज़्यादा हो जाएगा और डिले भी होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम ज़्यादा वो करेंगे, एक क्लास और बची है आप लोगों की। आपका मॉडर्न ख़त्म हो चुका है, हिस्ट्री का जो PYQ है मॉडर्न ख़त्म हो चुका है। अब जो कुछ जो है MCQs बचे हैं वो किस तरह से, वो मिसलेनियस पे बचे हुए हैं। मिसलेनियस के साथ साथ हम एक और चीज़ करेंगे कि जो पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, बुक्स हैं, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रेस यानी प्रेस से रिलेटेड जो है, प्रेस को बहुत हल्के में कवर किया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा और हम विस्तार से एक क्लास में लेंगे, यानी इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस दीज थिंग्स। आफ्टर दैट विल स्टार्ट ज्योग्राफी PYQs। और ज्योग्राफी भी हम इसी तरह से करेंगे कि आप कई एक एक क्वेश्चन के साथ पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी को हम 10 डेज में ख़त्म करें। 10 दिन में अगर ज्योग्राफी ख़त्म हो जा रही है, सोचिए, तो हमारे पास 2 मेजर सेक्शंस ख़त्म हो चुके हैं, जो कि आपका है हिस्ट्री, हिस्ट्री इंक्लूडिंग एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, ज्योग्राफी, ठीक है। ये 2 मेजर सेक्शन यानी 50% ऑफ योर PYQs हैज़ बीन कंप्लीटेड, ठीक है। सबसे बड़े मेजर चंक हैं, अकेले ये दोनों 500 पेज जो है कवर करते हैं, 500 पेज अलग की चीज़ें हैं, ठीक है। तो दीज आर द मेजर चंक्स जो विच कवर्स 50% ऑफ द पोर्शन। नाउ what we left with is after history, economy, that is very short topic. In this section, lot of things comes from करंट अफेयर सेक्शन, ठीक है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें हम देखेंगे इकोनॉमी में। इकोनॉमी के साथ हमारा जो है पॉलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। पॉलिटी लेकिन शॉर्ट है। इन्वायरमेंट है, ज्योग्राफी के साथ में हम इन्वायरमेंट भी करते हुए चलेंगे, ठीक है, इन्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारा बचता है यूपी स्पेशल। तो दीज आर द सेक्शन जो हमको करना है। तो आप सोचिए कि अगर हम 10 दिन में ज्योग्राफी ख़त्म कर रहे हैं तो हमारे पास 50 दिन बचे हुए हैं, 50 डेज वी हैव ऑल टुगेदर। अब ये 50 दिन में हमको क्या करना है, हमारा जो प्लान होगा, PYQ कर रहा हूँ, ये फ्री है, ठीक है। 50 दिन में हम करेंगे कि 10 दिन में ज्योग्राफी, 2 दिन हम 2 से 3 दिन इन्वायरमेंट को देंगे, यानी 13 डेज हम इधर ले रहे हैं। तो इकॉनमी को हम 5 दिन देंगे, 5 डेज टू इकॉनमी, ठीक है। और हम 5 ही दिन पॉलिटी को देंगे, 10 दिन इधर हो गया, यानी 23 डेज, ठीक, पॉलिटी को देंगे। हमारा बचा यूपी स्पेशल, और यूपी स्पेशल को भी हम 5 दिन देंगे, यानी 1 महीने के अंदर हमारा लक्ष्य होगा कि हम आपका ये PYQ जो है फ्री सीरीज है इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल। इस डेट को इग्नोर करिए, कल नया प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो दोज हु विश टू ज्वाइन दे कैन ज्वाइन। और उत्तराखंड वाले जो लोग फॉर्म भरे हैं, तो उत्तराखंड का भी हमारा 1 जून से बैच स्टार्ट हो रही है फॉर उत्तराखंड प्रीलिम्स, तो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी फ़ीस जो है 2000 है, लेकिन फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए 14,999 रुपीज़ है। तो हरी अप, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर